नमस्ते छात्रों, मैं विवेक, प्रभात किड स्कूल अकोला हिंदी अध्यापक। आज की हिंदी व्याकरण तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आज की इस तासिका में हम भाषा विचार यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, भाषा अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भाषाएं होती है। उदाहरणार्थ हम भारत देश का अगर उदाहरण लेते हैं तो भारत देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग व्यक्ति मौजूद है, प्रजातियां मौजूद है। किसी व्यक्ति की भाषा जो है मराठी हो सकती है, किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है, किसी की उर्दू भाषा हो सकती है। लेकिन भाषा होती क्या है, यही इस पाठ के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। छात्रों, भाषा वह एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का अथवा मन के भावों का आदान प्रदान करता है, मतलब लेन देन करता है ना। हम आपस में बातचीत करते हैं, हम बाजार में जाते हैं, हम दुकान पर जाते हैं, मतलब व्यक्ति जो है व्यवहार करता है। फिर यही जो माध्यम जो है, यही माध्यम भाषा कहलाता है ना। व्यक्ति जो है आपस में बातचीत करता है, परिवार में बातचीत करता है और उसके लिए उस भाषा का वो सहारा लेता है। फिर उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भाषा वह एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों का अथवा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है अथवा करता है। और भाषा, यह जो शब्द जो है भाष इस धातु से बना हुआ है। और व्यक्ति भाषा को दो तरह से प्रकट कर सकता है ना। हम समाज में रहते हैं और एक दूसरे के साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। व्यक्ति जो है दो तरह से अपने मन के भावों को प्रकट कर सकता है, एक बोलकर और दूसरा है लिखकर। फिर यही जो है भाषा के दो रूप कहलाते हैं। भाषा का जो पहला जो रूप जो है वो होता है मौखिक रूप और दूसरा जो रूप होता है वो होता है लिखित रूप। क्योंकि पहले व्यक्ति ने बोलना सीखा, बाद में लिखना सीखा। तो अब देखते हैं भाषा का पहला रूप। भाषा का पहला रूप जो है वह है मौखिक रूप। मौखिक शब्द जो है मुख से तैयार हुआ है और भाषा का पहला जो रूप जो है वो बोलकर प्रकट किया जाता है। और जिस तरह से व्यक्ति जो है मुख के द्वारा अथवा बोलकर अपने मन के भावों का अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है, वही भाषा का जो है मौखिक रूप होता है। उदाहरण के लिए रेडियो के ऊपर गाने सुनना, फोन के ऊपर बातें करना, यह मौखिक रूप के उदाहरण है। अब देखते हैं भाषा का दूसरा रूप। भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। लिखित मतलब लिखना। व्यक्ति जो है अपने मन के विचारों को अथवा भावों को लिखकर प्रकट कर सकता है, वही भाषा का दूसरा रूप होता है। उदाहरण के लिए हम पत्र के द्वारा अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा हम संदेश लिखकर भेजते हैं, मतलब अपने विचारों को हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं। यही भाषा के लिखित रूप के दो उदाहरण हैं। ठीक है छात्रों, कभी कभी ऐसे होता है कि हम ना तो मौखिक रूप का उपयोग करते हैं ना तो लिखित रूप का। हम इशारों के द्वारा ही एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, है ना। अपने जो मित्र परिवार जो है अथवा सगे संबंधी जो है उनके द्वारा हम इशारों की से बातचीत करते हैं। परीक्षा के समय हम अपने सहपाठी को बेस्ट ऑफ लक देते हैं, हम इशारा करते हैं दूर से ही। आपके मन के विचार वहां तक पहुंच जाते हैं। अपने सगे संबंधियों को अथवा मेहमानों को जब हम छोड़ते हैं तो हाथ हिलाते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि इशारा करके हमें अलविदा कर रहे हैं। तो इशारा जो है वो भाषा का तीसरा रूप नहीं हो सकता, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे समझते हैं कि भाषा का यह तीसरा रूप है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि इशारों के द्वारा अथवा संकेतों के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को शुद्ध रूप से या पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकता और सामने वाला व्यक्ति भी उसे प्रकट नहीं कर सकता है अथवा समझ नहीं सकता है। इसलिए इशारा अथवा संकेत यह भाषा का रूप नहीं है। छात्रों, मातृभाषा होती क्या है? बच्चा जिस परिवार में सीखता है, पढ़ता है, बोलता है, जिस परिवार से व्यक्ति जिस भाषा को सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। जन्म से हम जिस परिवार में होते हैं
परिवार में जिस तरह की भाषा बोली जाती है वह उसकी मातृभाषा होती है। मराठी परिवार में जन्म लेने वाला बालक जो है उस बालक की मातृभाषा मराठी बन जाएगी। हिंदी परिवार में जिस बालक ने जन्म लिया है उसकी मातृभाषा हिंदी बन जाएगी। मारवाड़ी परिवार में जिस बालक ने जन्म लिया है उस बालक की मातृभाषा मारवाड़ी बन जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि परिवार से बालक जो भाषा सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, देखिए हमारा जो देश जो है, इस भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा होती हुए भी भारत में राजभाषा का जो दर्जा जो है वो हिंदी को दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है। अब उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि भारत में जो अधिकांश राज्य जो है उस राज्यों की जो भाषा जो है वह हिंदी है। मतलब उस राज्यों में अधिकांश राज्यों में हिंदी जो है लोग बोलते हैं, है ना, जिसके कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिया गया है और राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। अब राजभाषा का दर्जा क्यों? अब राजभाषा किसे कहते हैं? जिस देश के सरकारी कार्यालयीन कामकाज जिस भाषा में चलते हैं उसे कहते हैं या उस भाषा को कहते हैं राजभाषा। और हमारे देश में जो सरकारी कार्यालय की जो कामकाज की जो भाषा जो है वो हिंदी है, जिसकी वजह से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। छात्रों, भाषा जो है आपको तो समझ में आ गई। भाषा को हम बोलते भी है और लिखते भी है, मतलब लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन भारत में कुछ भाषाएं ऐसी है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का लिखित रूप नहीं है। जैसे अवधी जो है, अवधी यह एक भाषा है लेकिन वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए अवधी को भाषा न कहते हुए उसे बोली का दर्जा दिया गया है। इसलिए हम बोली किसे कहते हैं ये देखेंगे। सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। सीधा सीधा है कि कोई प्रदेश जो है निश्चित सीमा के अंदर किसी विशिष्ट भाषा को वो सिर्फ बोलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की साहित्य रचना नहीं होती है, ऐसी भाषा को भाषा न कहते हुए उसे कहा जाता है बोली। ठीक है छात्रों, बोली आपको समझ में आ गई। अब मुड़ते हैं भाषा के दूसरे रूप की तरफ। भाषा का जो दूसरा जो रूप जो है वो है लिखित रूप। मतलब भाषा को लिखना पड़ता है और भाषा को लिखने के लिए लिपि का सहारा होता है। मतलब भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने हिंदी, मराठी, संस्कृत की लिपि तो देखी ही है कि यह जो लिपि जो है वो किस तरह से है। उसकी लिपि देवनागरी है, यह भी हमें पता है। मतलब भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं लिपि, है ना। लिपि की परिभाषा क्या बन सकती है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिपि। फिर भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, फिर अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि हो सकती है। मराठी, हिंदी, संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि, उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि, अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग लिपि हो सकती है। छात्रों, जो भारतीय संविधान जो है, तो भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया। उसी के अनुसार भारत देश में 14 सितंबर यह जो दिवस जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी दिवस जो है वह संपूर्ण राज्य में, हम कह सकते हैं कि हिंदी दिवस जो है संपूर्ण विश्व में 10 जनवरी
को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है छात्रों, देखिए अब भाषा जो है, भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है ना। अंग्रेजी की हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो व्याकरण हमारा अच्छा होना चाहिए। हिंदी अगर हमें अच्छे से सीखना है उसका व्याकरण हमारा अच्छा होना चाहिए। फिर यह व्याकरण सीखना मतलब भाषा सीखना होता है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम एक कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से हम सीख सकते हैं, है ना। जिस छात्र का व्याकरण अच्छा है उस भाषा में वह निपुण है, हम कह सकते हैं। और इसी तरह से हम व्याकरण क्या होते हैं जानेंगे। देखो भाषा जो होती है, भाषा के 4 कौशल्य बचपन से ही आप लोग सीखते चले आते हो। सबसे पहले हम सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। फिर इसी भाषा के कौशल्य के अनुसार हम व्याकरण को आगे ले जाते हैं, है ना। बचपन से हम ये सभी तो आते हैं, मतलब हमारा बोलना, उसके बाद में सुनना, लिखना, पढ़ना ये तो रहता ही है। लेकिन जैसे हम कक्षा में चले जाते हैं, कक्षा में जाने के बाद में हम व्याकरण सीखने लगते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि दिनों से सप्ताह बनता है, सप्ताह से महीना बनता है, महीने से वर्ष बनता है, उसी तरह से कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी है तो वर्ण, शब्द और वाक्य सीखना बहुत जरूरी होता है, बराबर है। जैसे दिनों से सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष, उसी तरह से भाषा में सबसे जो पहला घटक जो है, मतलब भाषा की सबसे छोटी जो इकाई जो होती है वर्ण, तो उस वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य और वाक्य से बनती है भाषा। तो इसी भाषा का अध्ययन हमें अगर करना है तो व्याकरण के जो 3 अंग जो होते हैं उसे सीखना बहुत जरूरी होता है। और व्याकरण का पहला अंग है वर्ण विचार, भाषा का व्याकरण का दूसरा अंग जो है वह है शब्द विचार, और व्याकरण का तीसरा अंग जो है वह है वाक्य विचार। और इसी व्याकरण के तीनों अंगों का हम अध्ययन जो है वह अगली तासिका में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।